हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है जॉब वर्क। बहुत ही छोटा चैप्टर है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जॉब वर्क के अंदर प्रोसेस क्या रहने वाला है। सो दो पार्टीज यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ए लिमिटेड है और दूसरा बी लिमिटेड है, ठीक है। सो ए लिमिटेड क्या करती है, अपने जो गुड्स होते हैं वो भेजती है बी लिमिटेड के पास, ताकि कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर सके, और उसके बाद ट्रीटमेंट और प्रोसेस कराने के बाद जो है बी लिमिटेड वापस से ए लिमिटेड को भेजता है। सो ये एक्टिविटी जॉब वर्क का रहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड जो है वो कार मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। सो कार मैन्युफैक्चर करके वो बी लिमिटेड के पास भेजती है, और बी लिमिटेड उस पर पेंट जो है कलर वगैरह करके वापस से उसको लौटाते हैं। सो ये प्रोसेस यहाँ पर जॉब वर्कर का रहता है। दो पार्टीज कौन कौन सी है। ए लिमिटेड को बोला जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, जो गुड्स भेजता है, और बी लिमिटेड बोला जाएगा जॉब वर्कर, जो यहाँ पर ट्रीटमेंट या प्रोसेस करता है, ठीक है। सो दोनों पार्टीज क्लियर है। अब ये प्रोविजंस लाने के पीछे पर्पस क्या है। तो सिंपल पर्पस है कि जो जॉब वर्कर होता है वो ऐसा माना जाता है कि स्मॉल पर्सन होता है या फिर स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। सो इसलिए जो कंप्लायंस का बर्डन है वो यहाँ पर प्रिंसिपल के ऊपर डाला जाए। सो जो भी जीएसटी का कंप्लायंस है वो प्रिंसिपल के ऊपर डाला जाए। प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये प्रोविजंस को लाया गया है। अब जॉब वर्कर का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोला है। Job worker means any treatment or process undertaken by a person on the goods belonging to another registered person। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है शेड्यूल 2 के अंदर पैरा 3 बात करता है, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हो किसी और व्यक्ति के गुड्स पे तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है। तो जॉब वर्कर का जो एक्टिविटी है वो सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक सर्कुलर दिया हुआ है, सर्कुलर नंबर 38। ये सर्कुलर क्या बोलता है, देखिए अगर कोई भी गुड्स मैंने भेजे हैं, प्रिंसिपल ने भेजे हैं जॉब वर्कर को, तो वो जॉब वर्कर अगर चाहे तो वो खुद का भी कोई गुड्स को यहाँ पर यूज कर सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, लेकिन उन शर्ट पे जो बटन वगैरह है वो बटन लगाने के लिए या जो पैकिंग वगैरह करने के लिए मैं किसी जॉब वर्कर के पास वो शर्ट्स को भेजता हूं। तो उस केस में अगर जॉब वर्कर खुद के भी बटन यूज करता है तो भी वो अलाउड होंगे। वो यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई कहलाएंगे, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, जो जॉब वर्कर एक्टिविटी है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहा है वो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्टिविटी कहलाएगा, और जो वो खुद के गुड्स यूज कर रहा है वो एंसिलरी सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। सो सर्कुलर ने ये बोला है कि जॉब वर्कर इन एडिशन टू द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल कैन यूज हिज ओन गुड्स फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ जॉब वर्कर। सो जॉब वर्कर अपने खुद के गुड्स भी यूज कर सकता है, क्लियर है। अब जॉब वर्कर का पूरा प्रोसेस यहाँ पर सेक्शन नंबर 143 में दिया हुआ है। अगर ये डायग्राम देखोगे आप तो आपको इजीली पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो दो पार्टीज यहाँ पर है, एक प्रिंसिपल है, दूसरा जॉब वर्कर है। फर्स्ट केस में जहां पर जो प्रिंसिपल है वो अपने गुड्स को भेज रहा है जॉब वर्कर के पास, तो स्पेशल प्रोविजंस क्या दिए हैं कि जब भी कोई गुड्स भेज रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने नॉर्मल केस में क्या दिखाया कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन जॉब वर्कर के जो स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं उसमें क्या बोला है कि अगर प्रिंसिपल अपने गुड्स भेज रहा है जॉब वर्कर के पास तो उसको कोई टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वो यहाँ पर गुड्स को भेज सकता है। उसके बाद जॉब वर्कर जो भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस है वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो है उसको वापस से प्रिंसिपल को लौटा देगा। सो उसको बोला है कि आपको लौटाना पड़ेगा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, ठीक है। अब टाइम लिमिट का फंडा क्या है सर। देखो मान लीजिए अगर मैं टाइम लिमिट का फंडा नहीं रखूंगा ना, तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति को सेल करना है कोई भी गुड्स तो भी वो जॉब वर्कर का नाम बता देगा, ठीक है, कि मैंने जॉब वर्क पे गुड्स को भेजे हैं। तो उस केस में ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि जॉब वर्क पे अगर आप भेज रहे हो तो आपको टैक्स का पेमेंट करना ही नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि कोई टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर जेन्युइनली आप जॉब वर्क पे भेज रहे हो तो यहाँ पर टाइम लिमिट का फंडा दिया हुआ है कि आपको जो है विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट वापस से वो गुड्स को ट्रीटमेंट या प्रोसेस करके लौटाना पड़ेगा, क्लियर है। सो जब भी गुड्स लौटाएगा जॉब वर्कर उस केस में भी कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अब प्रिंसिपल क्या करेगा, उसने एक्टिविटी जो करवाना था वो करवा दिया, उसके बाद प्रिंसिपल उस गुड्स को सेल करेगा, ठीक है। सो अगर वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है, उस केस में कोई टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमेशा एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। सेकंड, अगर वो सप्लाई कर रहा है विद इन इंडिया, अगर इंडिया में अगर उसको सेल कर रहा है उस केस में प्रिंसिपल लाइबल होगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, क्लियर है। लाइबिलिटी रहेगा प्रिंसिपल का टैक्स का पेमेंट करने का। फर्स्ट केस क्लियर है। अब सेकंड केस में देखिए, जब प्रिंसिपल गुड्स भेज रहा है जॉब वर्कर को तो वो टैक्स का पेमेंट तो करेगा नहीं। अब प्रिंसिपल क्या करता है, अपने पास गुड्स नहीं मंगवाता है और जॉब वर्कर के प्रीमाइस से ही सेल कर रहा है। होता क्या है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, प्रिंसिपल अपने प्रीमाइसेस पे गुड्स मंगवाता है, उसके बाद अपने प्रीमाइसेस से गुड्स को सेल कर रहा है। सेकंड केस क्या बोलता है, जहां पर प्रिंसिपल अपने प्रीमाइस पे गुड्स नहीं मंगवा रहा है और जॉब वर्कर के प्रीमाइस से ही गुड्स को सेल कर रहा है, उस केस में क्या बोला है
सेम सिनेरियो रहने वाला है। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, अगर इंडिया में सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में प्रिंसिपल यहां पर टैक्स का पेमेंट करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से ही सेल कर रहे हो, उस केस में आपको जॉब वर्कर का जो प्रीमाइसेस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको यहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरा जो जॉब वर्कर है वो प्लेस जो है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। उस केस में आप उसके प्रीमाइसेस से डायरेक्टली सेल कर सकते हो। ठीक है। थर्ड केस, अगर आपने जो गुड्स भेजे हैं ना वो जॉब वर्कर ने रिटर्न किए, ना ही उसके प्रीमाइसेस से सेल किए, ठीक है, ना रिटर्न किए ना सेल किए, उस केस में वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, सो डीम्ड एज सप्लाई बाय द प्रिंसिपल, ऐसा माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने गुड्स को सेल किया है, सप्लाई किया है अपने जॉब वर्कर को। और उस केस में डेट ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑन विच गुड्स वर सेंट फॉर जॉब वर्क। जिस दिन ओरिजिनली गुड्स को भेजा गया था वो डेट ही यहाँ पर ओरिजिनल डेट का सप्लाई का डेट माना जाएगा। क्लियर है? और उस केस में प्रिंसिपल को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अब वो सप्लाई माना गया है, आपने विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट गुड्स को वापस भेजा नहीं है तो वो सप्लाई माना जाएगा और उस केस में प्रिंसिपल टैक्स का पेमेंट करेगा अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। क्लियर है? सो उसको टैक्स और इंटरेस्ट दोनों ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो प्रोसेस हमने देखा है जॉब वर्कर का, ये एक ऑप्शनल बेनिफिट दिया हुआ है। ठीक है, सप्लायर के पास ऑप्शन है टू अवेल द बेनिफिट अंडर सेक्शन 143। आप चाहो तो ये प्रोविजंस के हिसाब से कर सकते हो, अदरवाइज उसको नॉर्मल सप्लाई की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, सो सप्लायर के पास ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो सारा थियोरेटिकल चीजें दी हुई है, जो हमने अभी पढ़ा वही चीजें यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर चॉइस है सप्लायर के पास टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्पेशल प्रोविजंस। वो चाहे तो सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग जा सकता है, अदरवाइज नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकता है। अब अगर वो जॉब वर्कर के प्रोसीजर्स को फॉलो करता है उस केस में वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पर जॉब वर्कर के पास कोई भी गुड्स को भेज सकता है फॉर ट्रीटमेंट और प्रोसेस। नेक्स्ट, जब भी वो जॉब वर्कर पे भेज रहा है तो यहाँ पर जो है उसको इंटीमेट करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को, इंटीमेशन देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि वो अपने गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेज रहा है। ठीक है, सो अब इंटीमेशन कैसे देंगे? तो जीएसटी आईटीसी 0 फॉर्म करके एक फॉर्म है जिसके माध्यम से जो है यहाँ पर इंटीमेशन दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर को। नेक्स्ट, प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, जब गुड्स जो है मेरे प्रीमाइसेस पे नहीं आ रहे, ठीक है, मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूं और मैंने मेरे सप्लायर को क्या बोला कि आप जो सीधा गुड्स जो है वो मेरे जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे भेज दो। ठीक है, क्योंकि वही ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने वाला है। सो मेरे प्रीमाइसेस पे नहीं आकर के डायरेक्ट जो गुड्स है वो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे सेल भेजे गए हैं, उस केस में भी आईटीसी जो है वो प्रिंसिपल को मिल जाएगा। ये बिल टू शिप टू मॉडल है, यहाँ पर डीम्ड मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल ने ही गुड्स को जो है रिसीव किया है। क्लियर है? तो उसको जो है आईटीसी रिवर्स करने का कोई भी जरूरत नहीं है। हमने सेक्शन नंबर 16 के अंदर पढ़ा है कि गुड्स और सर्विसेज जो है एक्चुअल में रिसीव हो जाने चाहिए, तभी आप आईटीसी ले सकते हो। तो इस केस में डीम्ड मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल ने ही गुड्स को रिसीव कर दिया है, इवन दो गुड्स जो है डायरेक्टली सप्लाई जो भेजे गए हैं वो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे भेजे गए हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब टाइम लिमिट दिया हुआ है। टाइम लिमिट इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं। अब टाइम लिमिट के केस में आपको देखना है क्या इनपुट्स भेजे गए हैं या कैपिटल गुड्स भेजे। अगर इनपुट्स का केस है उस केस में 1 ईयर का टाइम लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, सो 1 ईयर में आपके गुड्स जो है रिसीव बैक हो जाने चाहिए। ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकता है बाय कमिश्नर फॉर अनदर 1 ईयर ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। ठीक है, तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर यहां पर हो सकता है। कब से देखना है? फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग सच गुड्स टू द जॉब वर्कर, जिस दिन मैंने गुड्स भेजे वहां से आपको देखना है। ठीक है, सो नॉर्मल एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने 10th ऑफ मार्च को कोई भी गुड्स भेजे हैं, ठीक है, जॉब वर्कर के पास, और जॉब वर्कर को रिसीव हुआ है 15th ऑफ मार्च। तो मेरे को टाइम लिमिट कब से देखना है? मेरे को टाइम लिमिट 10th से देखना है। ठीक है, जिस दिन मैंने गुड्स को भेजा है, जिस दिन प्रिंसिपल ने गुड्स को भेजा है वहां से यहाँ पर टाइम लिमिट आपको देखना रहेगा 1 ईयर का। अब सेकंड केस, जहां पर कोई कैपिटल गुड्स अगर भेज रहे हो तो कैपिटल गुड्स के केस में 3 इयर्स का टाइम लिमिट दिया है। ठीक है, सो 3 इयर्स के अंदर अंदर वो गुड्स जो है वापस रिसीव बैक हो जाने चाहिए। ये टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है बाय अनदर 2 इयर्स, सो 3 + 2 5 इयर्स तक का टाइम यहाँ पर हो सकता है। कब से देखेंगे? तो सेम दिया है, फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग सच गुड्स टू द जॉब वर्कर, जिस दिन गुड्स भेजे हैं वहां से आपको टाइम लिमिट देखना रहेगा। क्लियर है? चलो, ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा in case of molds or dies, jigs and fixtures and tools supplied by the principal to the job worker। अब छोटा मोटा कोई मोल्ड्स वगैरह भेजे हैं तो उनके केस में जो है ये टाइम लिमिट नहीं देखना है, वो रिटर्न नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, वो डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स एंड टूल्स, इनके केस में टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। क्लियर है? अब अगर ये विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट गुड्स वापस से रिसीव बैक नहीं होते तो उस केस में क्या होगा? ये डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का सप्लाई माना जाएगा और प्रिंसिपल को जो है इस पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट, और उसको अपने जीएसटीआर 1 के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल टैक्स का पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा।
अब देखो, जब भी गुड्स भेजे गए तो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद जॉब वर्कर ये 3 चीजें कर सकता है। पहला, वो अनदर जॉब वर्कर के पास भेज दे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने गुड्स भेजे हैं जॉब वर्कर के पास, उसने कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस किया, उसके बाद उसने अनदर जॉब वर्कर के पास भेजा, ठीक है। सो मल्टीपल जॉब वर्कर भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट केस क्या है, जहां पर वो दूसरे जॉब वर्कर के पास भेज देता है। सेकंड केस क्या बोला है कि वो जो भी गुड्स उसको भेजे गए हैं ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के लिए, वो ट्रीटमेंट प्रोसेस करके वापिस से अपने प्रिंसिपल को लौटा दें, ठीक है। तो प्रिंसिपल को लौटा देता है। और थर्ड केस क्या है, जहां पर वो प्रिंसिपल को नहीं लौटाता है और जो ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के बाद गुड्स को जो है डायरेक्टली सेल कर देता है अपने ही प्रीमाइसेस से। सो अल्टीमेट कस्टमर को सेल कर रहा है अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द प्रिंसिपल एज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई, ठीक है। सो ये सप्लाई किसका कहलाएगा, ये किसके टर्नओवर में इंक्लूड होगा, ये प्रिंसिपल के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, ठीक है। इवन दो वो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से सेल हुआ है, लेकिन वो प्रिंसिपल के टर्नओवर का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है। सो ये 3 सिनेरियोस हो सकते हैं। अब तीनों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जहां पर डायरेक्टली सप्लाई किया जा रहा है फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस, मतलब गुड्स जो है प्रिंसिपल के प्रीमाइस पे वापस नहीं आ रहे हैं, सीधा जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से ही सेल किए जा रहे हैं। उस केस में क्या होगा, तो जॉब वर्कर का जो प्लेस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होगी प्रिंसिपल को इन 2 केसेस के अंदर। कौन से? पहला बोला है जब जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25, जब जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है। और सेकंड क्या बोला है, प्रिंसिपल इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स। अगर प्रिंसिपल कौन से सप्लाई कर रहा है, नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई कर रहा है, उस केस में जो है यहां पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका दिया है, जिसमें किन केसेस के अंदर जो है डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो और आपको जो है डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सो वही 2 केसेस आपको बताने रहेंगे, जब पहला जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है और दूसरा प्रिंसिपल एंगेज है सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स बाय द कमिश्नर, जो गुड्स कमिश्नर ने नोटिफाई किए वो गुड्स में यहां पर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी टाइम ऑफ सप्लाई है या वैल्यू ऑफ सप्लाई है या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये डिटरमाइन किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल ओनली, ठीक है। ऐसा ही माना जाएगा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपको टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर करना है, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ जॉब वर्क प्लेस ऑफ बिजनेस, जॉब वर्कर का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। चलो हमें जो है प्रिंसिपल का प्लेस ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली ही ये सारी चीजें डिटरमाइन करनी रहेगी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला, जो भी अकाउंट्स है या रिकॉर्ड्स है, ठीक है, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसका है, तो वो यहाँ पर प्रिंसिपल का रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोविजंस लाने के पीछे पर्पस ही यही था कि हमें प्रिंसिपल को यहाँ पर जो है बर्डन डालना है, कंप्लाइंस उस पर रखना है, क्योंकि जॉब वर्कर जो है वो स्मॉल पर्सन या स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जनरली, इसलिए सारा कंप्लाइंस का जो बर्डन है वो प्रिंसिपल पर रखा गया है। क्लियर है। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन दिया है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर बोला है प्रिंसिपल का यहाँ पर लाइबिलिटी रहने वाला है, वो यहां पर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क इनपुट इंक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो ये क्या बोलता है, मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है जो मैं खरीदता हूं, उस पर कुछ प्रोसेसिंग में करता हूं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो गुड्स तैयार होने के बाद मैं उसको भेजता हूं जॉब वर्कर के पास कि आप इसका जो है पैकिंग या लेबलिंग कर दीजिए। तो जो मैंने प्रोसेसिंग किया वो उसके बाद अगर मैं भेज रहा हूं, तो जो इनपुट इंटरमीडिएट गुड्स है वो भी यहाँ पर इनपुट ही माना जाएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पर टाइम लिमिट देखना रहेगा। क्लियर है। सो वो भी इनपुट के यहाँ पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप। अब देखिए जब भी कोई एक्टिविटी किया जाता है या ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसमें कुछ वेस्ट जनरेट हो, कुछ स्क्रैप जनरेट हो। तो अब स्क्रैप का क्या फंडा रहेगा, तो देखिए अगर जो जॉब वर्कर है वो रजिस्टर्ड है, उस केस में जॉब वर्कर खुद यहां पर सेल कर सकता है वो स्क्रैप को, और जितना भी टैक्स का पेमेंट आता है वो जॉब वर्कर को ही करना रहेगा। क्लियर है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है उस केस में प्रिंसिपल का लाइबिलिटी होगा कि उसको यहाँ पर सेल करना पड़ेगा स्क्रैप को, और वही यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 19। ये बात करता है टेकिंग आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। अब देखिए ये सेक्शन जो है ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर है, चैप्टर का है, ठीक है। उसके अंदर हमने देखे थे सेक्शन 16, 17, 18 और उसके बाद डायरेक्ट 20 आ गया था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला। तो सेक्शन 19 जो है जॉब वर्क के रिगार्डिंग दिया हुआ है, इसलिए इस चैप्टर में कवर किया है। अब देखो सबसे पहला जहां पर इनपुट सेंड किए जा रहे हैं फॉर जॉब वर्क, जब भी आप इनपुट सेंड कर रहे हो जॉब वर्क के लिए, तो आप जो है प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर आईटीसी ले सकते हैं, ठीक है, ही इज एलिजिबल। लेकिन अगर वो गुड्स जो है वो उसको रिसीव बैक नहीं होते विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट कितना है 1 ईयर, प्लस एक्सटेंशन कितना हो सकता है 1 ईयर का। सो अगर उस टाइम में रिसीव बैक नहीं होते हैं, उस केस में वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, और उस केस में प्रिंसिपल को जो है टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन अब देखो एक पॉइंट जो इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने नॉर्मली क्या देखा था
कि हमें टाइम लिमिट कब से देखना है, जिस दिन वो गुड्स भेजे गए हैं, ठीक है। ये हमने एग्जांपल भी देखा था कि 10 तारीख को यहाँ पर गुड्स सेंड किया लेकिन 15 को रिसीव हुआ है, तो हम टाइम लिमिट कब से देखेंगे, 10th ऑफ मार्च से। क्लियर है। लेकिन सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर गुड्स जो है प्रिंसिपल नहीं भेज रहा है, अगर गुड्स जो है सप्लायर को उसने बोला है कि आप जो है डायरेक्टली मेरे जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे गुड्स भेज दो। क्लियर है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड है जो कि प्रिंसिपल है, बी लिमिटेड जो है वो जॉब वर्कर है, और यहां पर जो है XYZ लिमिटेड ये क्या है, सप्लायर है। ठीक है, ये सप्लायर है जो गुड्स सप्लाई करता है प्रिंसिपल को। सो प्रिंसिपल ने क्या बोला, ए लिमिटेड ने बोला XYZ लिमिटेड को कि आप जो है गुड्स सीधा बी लिमिटेड के प्रीमाइसेस पे भेज दीजिए। इस केस में जो है हमें टाइम लिमिट कब से देखना है, जिस दिन बी लिमिटेड को रिसीव होते हैं गुड्स। ठीक है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने जो है यहां पर 10th ऑफ मार्च को गुड्स सेंड किए हैं और बी लिमिटेड को 15th ऑफ मार्च पे गुड्स रिसीव हुआ है, तो इस केस में हमें टाइम लिमिट कब से देखना है, 1 ईयर और 3 इयर्स का टाइम लिमिट हम देखेंगे 15th ऑफ मार्च से, जिस दिन गुड्स यहां पर रिसीव हुआ है जॉब वर्कर के पास। ठीक है, सो नॉर्मल केस में अगर प्रिंसिपल सेंड कर रहा है तो जिस दिन उसने सेंड किया वहां से टाइम लिमिट देखना है, लेकिन अगर डायरेक्टली सप्लाई किए जा रहे हैं जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे, उस केस में आपको देखना है कि जिस दिन जॉब वर्कर ने रिसीव किया गुड्स को वहां से आपका टाइम लिमिट का कैलकुलेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज ही इसमें इंपॉर्टेंट है। सेम चीज दिया हुआ है कैपिटल गुड्स के लिए, अगर कैपिटल गुड्स सेंड किए जा रहे हैं फॉर जॉब वर्क, तो आपका जो टाइम लिमिट है 3 इयर्स का, उसके दौरान जो है गुड्स रिसीव बैक हो जाना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो वो डीम्ड सप्लाई यहाँ पर मान लिया जाएगा। ठीक है, और प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइजो सेम चीज का है कि वेयर द कैपिटल गुड्स आर सेंड डायरेक्टली टू अ जॉब वर्कर, the period of 3 years shall be counted from the date of receipt of capital goods by the job worker। जिस दिन जॉब वर्कर ने रिसीव किया वो गुड्स को, वहां से आपको टाइम लिमिट देखना रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स शैल नॉट अप्लाई टू मोल्ड्स, डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स एंड टूल्स सेंड आउट टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। ठीक है, हमने देखा ये टाइम लिमिट का जो प्रोविजन है ये मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स एंड टूल्स पे एप्लीकेबल नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, जॉब वर्कर एलिजिबल है फॉर अवेलिंग आईटीसी अगर उसने कोई इनपुट्स यूज किए हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर उसने कोई गुड्स खुद के गुड्स यूज किए हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल है, आईटीसी ले सकता है अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में गुड्स को रिटर्न नहीं कर पाता है, ठीक है, हमारा जो 1 ईयर का टाइम लिमिट है या 3 इयर्स का टाइम लिमिट में रिटर्न नहीं कर पाता है गुड्स को, उस केस में वो डिम्ड सप्लाई मान ली जाएगी और प्रिंसिपल टैक्स का पेमेंट करेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। अब मान लीजिए उसने 6 साल बाद या 8 साल बाद जो है जॉब वर्कर ने वापस से गुड्स को रिटर्न किया है, तो उस केस में वो एक तरह का सेपरेट सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, और उस केस में जो है नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरफ वो ट्रीट किया जाएगा। बाद में अगर विद आफ्टर द टाइम लिमिट के बाद अगर वो गुड्स को सेंड बैक करता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 45। ये बात करता है स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर सेंडिंग गुड्स फॉर जॉब वर्कर। अब देखिए, जब भी गुड्स भेजे जाते हैं, जब भी प्रिंसिपल यहाँ पर गुड्स भेज रहा है जॉब वर्कर को, तो उसको जो है यहाँ पर डिलीवरी चैलेंज यहाँ पर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल हैज टू सेंड द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स टू द जॉब वर्कर अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान इशूड बाय हिम। सो गुड्स का जब भी मूवमेंट हो रहा है तो डिलीवरी चालान होना चाहिए। अब डिलीवरी चालान का कंटेंट क्या क्या है, तो जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा वही चीजें रहने वाली है। रूल नंबर 55 बोलता है क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नाम हो गया, डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान, नेम एंड एड्रेस, जीएसटीएन ऑफ कंसाइनर कंसाइनी, एचएसएन कोड हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, सिग्नेचर, ये सारी चीजें जो है उस डिलीवरी चालान के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिलीवरी चालान कितने बनाने हैं, तो 3 कॉपीज बनाना है। ठीक है, सो ट्रिप्लिकेट यहां पर होना चाहिए, जिसमें क्या होगा, एक कॉपी जो है प्रिंसिपल अपने पास रखेगा और 2 कॉपीज जो है वो जॉब वर्कर को भेजेगा। अब जॉब वर्कर जो भी अपना प्रोसेस या एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी करने के बाद जब वापस से गुड्स को सेंड करेगा, जब रिसीव बैक करेगा प्रिंसिपल, तो उस केस में जॉब वर्कर को 1 कॉपी वापस से रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 कॉपीज है, एक प्रिंसिपल अपने पास रखेगा, 2 यहाँ पर जॉब वर्कर को भेजेगा। जॉब वर्कर जो है वो 2 कॉपीज जो भेजे उसमें से 1 कॉपी रिटर्न करेगा जब वो गुड्स को रिटर्न कर रहा है। क्लियर है। और इंटीमेशन का जो हमने देखा, इंटीमेशन किसमें होगा, फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04, इसके अंदर आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। यह है जब भी गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो। नेक्स्ट, गुड्स सेंड फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर। अगर मान लीजिए एक जॉब वर्कर से गुड्स दूसरे जॉब वर्कर के पास भेजे जा रहे हैं, उस केस में क्या बोला है कि आपका जो डिलीवरी चालान है, या तो आप फ्रेश डिलीवरी चालान बना दो, या फिर जो है जो आपको प्रिंसिपल ने ओरिजिनली दिया है डिलीवरी चालान, उसी को आगे एंडोर्स कर दो। ठीक है, तो उसी को आगे एंडोर्स कर दो जो दूसरा जॉब वर्कर है उसके पास। क्लियर है। नेक्स्ट बोला है गुड्स रिटर्न टू द प्रिंसिपल बाय द जॉब वर्कर। जब भी जॉब वर्कर रिटर्न करेगा गुड्स को, उस केस में उसको जो एक कॉपी जो है उसको वापस से रिटर्न करना पड़ेगा गुड्स के साथ। नेक्स्ट बोला है गुड्स सेंड डायरेक्टली बाय द सप्लायर टू द जॉब वर्कर। अब अगर डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हो जॉब वर्कर को, तो उस केस में जो है आप सप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास जो है एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है, सो एक कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस होना चाहिए जो सप्लायर ने इशू किया है।
ठीक है। और उस कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस के अंदर जो भी जॉब वर्कर है उसका नाम और एड्रेस यहां पर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए एज द कंसाइनी इन सच इनवॉइस। ठीक है, कि वो गुड्स का कंसाइनी कौन है, जो जॉब वर्कर है उसका नाम और एड्रेस यहां पर होना चाहिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, गुड्स इंपोर्ट करवा के फिर आप जॉब वर्कर के लिए भेज रहे हो, तो उस केस में डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और दोनों ही केसेस में चाहे सप्लायर जो है डायरेक्टली भेज रहा है जॉब वर्कर को या फिर कोई इंपोर्ट करके गुड्स को भेजा जा रहा है, दोनों ही केस में जो है प्रिंसिपल को एक सेपरेटली यहाँ पर डिलीवरी चालान भेजना पड़ेगा। ठीक है, इवन दो गुड्स अलग से चले गए हैं, टैक्स इनवॉइस के थ्रू चले गए हैं, लेकिन एक सेपरेटली डिलीवरी चालान यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा जॉब वर्कर को। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न इन पीस मिल बाय द जॉब वर्कर। अब देखिए, मान लीजिए मैंने 100 क्वांटिटीज भेजा, 100 कार्ड्स भेजी कि आप इन कार्ड्स पे जो है पेंट करके या कलर करके जो है मुझे वापस से रिटर्न कीजिए। तो उस केस में मैंने तो 100 क्वांटिटीज भेज दिया, लेकिन सामने वाला जो जॉब वर्कर है वो पीस मिल में वापस से रिटर्न कर रहा है। मान लीजिए 10 कार्ड जो है पहले भेज दी, फिर 15 कार्ड्स भेजी, फिर 25 कार्ड्स भेजी। तो पीस मिल में अगर रिटर्न बैक कर रहा है, उस केस में जो है उसको फ्रेश यहाँ पर डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रेश डिलीवरी चालान इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय दी जॉब वर्कर। क्लियर है। जब भी जितने क्वांटिटी में भेज रहा है तो उसको हर एक ऑर्डर के साथ जो है डिलीवरी चालान यहाँ पर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ इंटीमेशन। अब हमने देखा है कि जब भी प्रिंसिपल अपने गुड्स भेज रहा है जॉब वर्कर के पास, तो उसको इंटीमेशन देना पड़ता है जीएसटी आईटीसी 04 में। तो अब वो इंटीमेशन कब देना है, तो देखो, अगर प्रिंसिपल का जो टर्नओवर है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस तक है, उस केस में उसको एनुअल बेसिस पे जो है इंटीमेशन देना पड़ेगा। ठीक है, सो एनुअल बेसिस पे इंटीमेशन देगा। कब देना है, तो मान लीजिए आपका जो ईयर है अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है, सो नेक्स्ट अप्रैल मंथ के 25 अप्रैल को यहां पर इंटीमेशन देना पड़ेगा। क्लियर है। और सेकंड केस, अगर आपका टर्नओवर जो है वो ग्रेटर देन 5 करोड़ है, उस केस में जो है यहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस पे इंटीमेशन देना पड़ेगा। कब कब देना है, तो देखो 6 मंथ खत्म हुआ उसके बाद 25 को देना है, वापस से 6 मंथ खत्म हुआ उसके बाद 25 को देना रहेगा। सो फर्स्ट 6 मंथ कब खत्म होता है, सितंबर में। सो 25 अक्टूबर को आपको पहला इंटीमेशन देना है और सेकंड इंटीमेशन आप दोगे 25 अप्रैल को। सो ये दो इंटीमेशन देने पड़ेंगे अगर टर्नओवर जो है वो ग्रेटर देन 5 करोड़ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायरमेंट टू जनरेट ई वे बिल। अब देखो, ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है उस केस में प्रिंसिपल या जॉब वर्कर दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर जॉब ई वे बिल जो है जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रजिस्टर्ड है। सेकंड केस, अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, उस केस में लाइबिलिटी किसका रहेगा, तो जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पर ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर है। एंड ई वे बिल इज मैंडेटरी इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ जॉब वर्क। ठीक है, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है तो ई वे बिल यहाँ पर मैंडेटरी रहता है। क्लियर है। चलो ना, लास्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। अब देखिए, जब भी जॉब वर्कर जो है अगर उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड हो जाता है, तो उस केस में उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो क्राइटेरिया सिंपल है, थ्रेशोल्ड लिमिट का ही है, जो 10 लाख 20 लाख का हमने लिमिट देखा है। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होता है, उस केस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो भी सप्लाई किया जाता है जॉब वर्कर के द्वारा, चाहे वो डायरेक्टली यहाँ पर अपने प्रीमाइस से ही सेल कर रहा है, वो किसके टर्नओवर का पार्ट बनेगा, वो प्रिंसिपल का टर्नओवर का पार्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि जॉब वर्कर सिर्फ एक्टिविटी कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, सो वो टर्नओवर हमेशा प्रिंसिपल का ही माना जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पर हमारा जो है जॉब वर्कर चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा है, आपको समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जरूर इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बताओ। आपके फीडबैक जो है मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह के वीडियो और बना पाऊं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।